रहे थे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को तो भगवान हम ब्रह्मास्मि याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। कि बच्चा है वो, औरत कैसे, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उस किस तरह से नाचेगी। ये तुम्हारे साथ जा रही है, बल्कि उस लड़की को ऐसा भाव हो कि ये लड़का मेरे साथ पढ़ता है, ये मेरी रक्षा करेगा। नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू रोड के मनमोहनी वन में स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो में एक मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हर बार एक नए मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं दिल्ली से पधारी हुई श्रीमती अलका शर्मा जी, जो कि दिल्ली नगर निगम उत्तरी में स्वास्थ्य उपायुक्त हैं और साथ ही प्राथमिक शिक्षा की निदेशक हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। अलका जी, आपका बहुत 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 स्वागत। धन्यवाद रुपेश भाई। जी, अलका जी, जब आप यहाँ आई, आप ब्रह्मा कुमारीज के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स में आई हैं और महिलाओं के विशेष कार्यक्रम के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया गया था, तो यहाँ महिलाओं का जो सेमिनार हुआ, तो महिलाओं के सेमिनार में किस किस प्रकार की चर्चाएं हुई? रुपेश भाई, मैं पहली बार माउंट आबू आई हूँ जी। पहली बार ही इस संस्था से जुड़ी हूँ। इससे पहले मैंने कभी ना टीवी पे ना किसी और रूप में इस संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। यहाँ आने के बाद मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। आई भी इसलिए कि मेरी जहाँ मैं काम करती हूँ एमसीडी में, वहाँ एक भाई हैं जो मुझे काफ़ी सालों से कह रहे थे कि मैडम आप आइए, आपको वहाँ आके ऐसा लगेगा जैसे आप अपने मायके आ गई। लेकिन कभी भी हमने उनको सीरियसली नहीं लिया। मेरी एक मित्र हैं जिनके साथ हम शाम को घूमते हैं, वो भी मेरे साथ आई हैं और बेसिकली वही मोटिवेटर रहीं हमें यहाँ लाने में। यहाँ आने पे बेसिकली उन्होंने हमें बताया कि हम हैं क्या जी। परमात्मा है क्या, जिनको हम पूछते हैं, जो हमने जिनके साथ भगवान की तरह जिनको माना है, वो भी उस परमेश्वर को पूछते हैं जो उनसे भी ऊंचे हैं। वो एक ज्योति बिंदु हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते इन आँखों से। तो बेसिकली मुझे यहाँ आके क्लैरिटी बहुत आई है। समझ में आया है कि जो जीवन हम अभी तक बिताते रहे हैं उससे ज़्यादा कितना है जो मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ। बेसिकली यहाँ आके इनके सेमिनार्स अटेंड करके, यहाँ घूम के मुझे बहुत अच्छा लगा। हैप्पीनेस की फीलिंग आई, अ काइंड ऑफ ब्लिस। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सुंदर एक प्राप्ति है। व्यक्ति जिसकी तलाश कर रहा है, शांति मिले, उसे खुशी मिले, प्रसन्नता मिले, लेकिन कहाँ मिले ये वो नहीं जान पाता। और एक ऐसा स्थान है जहाँ आकर के हमें ये सारी चीज़ें स्वतः और सहज मिल जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो महिलाओं के लिए जो चर्चा विशेष करके अलका जी, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो महिलाओं की आज सुरक्षा की बात होती है समाज में, या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, तो उस विषय में क्या क्या चर्चाएं आप लोगों के सेमिनार में हुई? महिला सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा। मेरा ये मानना है कि जो महिला है ये परिवार का एंकर है। मेरे परिवार में, जैसे मैंने बताया, मैं भी इस संस्था से जुड़ी नहीं थी, मेरे परिवार में कोई नहीं जुड़ा हुआ, और हमें ये ऐसा लगता था कि यहाँ आते हैं तो यहाँ वश में कर लेते हैं मतलब भाई बहन बना लेते हैं, आप परिवार में निर्वाह नहीं कर पाते। पर यहाँ आके इनके सेमिनार सुन के मुझे ऐसा लगा जैसे रोल ऑफ विमेन इन प्रेजेंट टाइम। मैं, जैसा कि आपने बताया, कि ऑलरेडी एक सरकारी संस्थान में कार्यरत हूँ, एक माँ भी हूँ, एक पत्नी भी हूँ, एक मिडिल क्लास घर से संबंध रखती हूँ। तो यहाँ आके मुझे यही लगा कि जो मेरा थॉट्स क्लियर होंगे, मैं अपनी बात अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने सीनियर्स को ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगी। मेरे ऑफिस में लोग आएंगे, जैसे NGOs आती हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो बच्चों को वास्तव में उतना अपना जो कार्य करेंगी उससे वास्तव में हमें फ़ायदा होगा कि नहीं, ये मैं परख पाऊंगी। जब मैं परख पाऊंगी, मैं समझ पाऊंगी और अपने थॉट्स दूसरों को दे पाऊंगी, तो मुझे निर्णय लेने में भी बहुत आसानी होगी। उन्होंने ये बताया कि जो जैसे जिस तरीके से हम लोगों के साथ डील करेंगे, उनका सहयोग प्राप्त करने में मुझे कितनी आसानी होगी। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ये बात
करूं या आपसे करवाऊं, लेकिन आपसे करवाने में मुझे कोई आपको धमकाना नहीं है, डांटना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, केवल पॉजिटिव थॉट्स इतने स्ट्रांग हों कि वो आपके पास जाके जो मैं करवाना चाहती हूँ वो करवा पाए, इसलिए कि आप स्वयं वो करने चाहेंगे। मतलब ये एक व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम जब फील्ड में रहते हैं, कार्य करते हैं, जैसे आप एक व्यावहारिक क्षेत्र में हैं जहाँ बहुत सारे लोगों के साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो किस प्रकार इंटरेक्ट करें। ज़्यादातर ये होता है कि कार्य का एक बोझ हमारे ऊपर होता है, टेंशन हो जाती है, और कई बार हम चीखने चिल्लाने लगते हैं अपने जो भी कलीग्स हैं या फिर हमारे जो अंदर काम करते हैं, वो ना करके हम कैसे प्रेम से और शांति से कार्य करा सकते हैं, ये एक विजन क्लियर हुआ। बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो मेरा कार्य क्षेत्र है, अभी ये शिक्षा और स्वास्थ्य में मुझे आए हुए कुछ ही दिन हुए। इससे पहले मैं ईस्ट कॉरपोरेशन में एसेसर एंड कलेक्टर, मतलब रेवेन्यू क्षेत्र में काम करती थी। दिल्ली में लोग अगर ये कार्यक्रम देखेंगे तो वो समझ सकते हैं, मैं प्रॉपर्टी टैक्स को हेड कर रही थी, मतलब प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में असेसमेंट को हेड कर रही थी। वहाँ पर जैसे हमारा कार्य यही होता था कि हम अपना टारगेट कैसे बढ़ाएं, मतलब मैं नारी हुई इसलिए मैं अच्छा काम कर पाई ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये अच्छा लगा मुझे कि जैसे हम एक लेवल पे थे टारगेट के, और मेरे समय में मेरे सीनियर्स की मदद से, मेरे कुलीग्स की मदद से, टीम वर्क की वजह से हम वो टारगेट डबल अचीव कर पाए। तो ना केवल हमारे विभाग, हमारी कॉरपोरेशन में भी काफ़ी गौरवान्वित फील किया, बहुत गर्व की फीलिंग आई। अब जैसे आप कह रहे हैं, अब यही स्थिति थी तब मैं बहुत टेंशन में रहती थी, क्योंकि एक तो प्रेशर रहता है, टारगेट अचीव करो ये टेंशन रहती है, रात को नींद खुल गई तो अब मुझे कल क्या क्या काम करना है ये दिमाग में रहता था। लेकिन अब मैं ये नहीं कहती कि मैं ऑलरेडी उस लेवल पे आ पाई हूँ, लेकिन मुझे समझ में आया है कि इससे आगे का कोर्स करने से मुझे शांति रहेगी, क्लैरिटी रहेगी, और मैं प्रेशर्स में आके वो नहीं करूँगी। जैसे घर आए, प्रेशर्स लेके आए, घर में गुस्सा हो गए, बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं, उनकी बात ना समझते हुए अपनी बात उन पे थोप दी। हस्बैंड भी आ रहे हैं, हम दोनों ही सीनियर पोजीशंस पे हैं, वो भी पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, उनके भी प्रेशर्स हैं, मेरे भी प्रेशर्स हैं, लेकिन अब मैं शांत मन से वो करके परिवार में एक सुकून फैला पाऊंगी। जी, एक बहुत सुंदर एक प्राप्ति लेकर के आप जा रही हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि लग रही है। और सच्ची ये होता है कि आज हमें कार्य तो करना है, क्योंकि जाना है, आप कार्य क्षेत्र में हैं, कार्य करना है, सभी के साथ डील भी करना है, समस्याएं भी आएंगी, और उन सब में रहते हुए हम कैसे शांत रह सकते हैं, अपने व्यवहार को कैसे श्रेष्ठ बनाए रख सकते हैं, ये सचमुच एक बहुत सुंदर ज्ञान, जो नॉलेज की बात है वो आप यहाँ इस सेमिनार से लेकर के जा रही हैं। तो क्या आपको लगता है ये सारा जो ज्ञान है जो यहाँ आज अभी आप लोगों ने सीखा, समझा इस महिला सेमिनार में, इस ज्ञान की आवश्यकता समाज के अन्य वर्गों के लिए महिलाओं के साथ साथ है? देखिए, मैं तो एज अ वुमेन आई, बाई चांस मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में काम करती हूँ, लेकिन विभिन्न वर्ग के लोग हैं, जैसे यूथ है। यूथ आजकल बहुत कंफ्यूज्ड है, मतलब जैसे वो हमसे प्रश्न पूछते हैं, जब भगवान दिखता नहीं आप कैसे प्रूव करेंगे भगवान है, कैसे उसको उत्तर दो। आज उन्होंने हमें समझाया कि परमात्मा क्या है, अब कम से कम मैं उन्हें बता पाऊंगी। मानना ना मानना, उनको मनवाना, ये मेरा कार्य क्षेत्र बिल्कुल नहीं है, पर कम से कम उनको अगर वो रिसेप्टिव होंगे तो उनको ये बात बता पाऊंगी। यूथ के लिए ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि आगे जाके यही लोग फैमिलीज बनाएंगे, यही लोग बच्चे पैदा करेंगे, यही लोग उन्हें संस्कार देंगे। हमारे बच्चे अब उस लेवल पे पहुंच गए हैं जो अब बड़े हो गए हैं। भगवान की दया से मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, सास ससुर हैं, देवर देवरानी है, हमारा एक क्लोज नेट फैमिली है, तो हमारे बच्चे भी उसी परिवेश में रह के भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक ज्ञान को थोड़ा बहुत समझते हैं। अब यही बच्चे बड़े होंगे, इनको ये ज्ञान मिलेगा, तो ये अपनी फैमिलीज को बेटर इक्विप कर पाएंगे आज के समाज को डील करने के लिए। उसी तरह बिजनेस वर्ग है, इतनी देर से आते हैं, खान पान है, टेंशन में रहते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं। क्यों लेते हैं? बेसिकली बिकॉज खुश नहीं है। यहाँ आके वो ज्ञान मिलेगा, परमात्मा से तार जुड़ेंगे जो मेरे भी अभी तक नहीं जुड़े हैं। मुझे कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि पहली बार है, लेकिन मुझे बताया कि अभ्यास करने से शायद मैं वो लेवल अचीव कर पाऊं। करत करत अभ्यास, जड़मती हो सुजाग, अभी हम जड़मती ही है। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट भी कहा जाता है। यू आर वेरी राइट। सो आई एम होपिंग कि मैं ये बात कर पाऊंगी। जैसे मैं वही आपसे कह रही हूँ,
हम लोगों के विमेन का था, मेन के लिए, मतलब केवल विमेन एंकर है पर मेन फोक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे, बिजनेस वर्ल्ड, एडमिनिस्ट्रेटर्स, इनके लिए ये इस तरह का कार्यक्रम बहुत अच्छा है और रुचिकर है। मतलब ये आप पे बिल्कुल नहीं थोपते, आप बिल्कुल बोर नहीं होते। इट्स सो इंटरेस्टिंग। मूवीज़ दिखाते हैं, घुमाने भी ले जाते हैं, आपके लेवल पे आके पूछते हैं, इंडिविजुअल इंटरेक्शन होती है, बहुत अच्छा लगता है। हर वर्ग के लिए इस किस्म के कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा। तो यहाँ तो माउंट आबू में ये कार्यक्रम होते ही रहते हैं, लेकिन जो लोकल हमारी ब्रांचेज हैं ब्रह्मा कुमारीज़ की पूरी भारतवर्ष में हैं, तो आमतौर पे कई लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि हम कैसे माउंट आबू जाएं। तो उनके लिए भी ये सुविधाएं हर एक शहर में, हर एक कस्बे में सेवा केंद्र हैं, वहाँ पे भी जाकर के लोग इसका लाभ ले सकते हैं और लेना ही चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से निःशुल्क ज्ञान जो दिया जा रहा है ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, अमूल्य है, बिल्कुल मूल्यों का सिंचन होता है। और हम अपनी जो दैनंदिन की जो परेशानियां हैं, जैसा आप कह रही हैं, तनाव होता है, कई बार डिप्रेशन में कोई चले जाते हैं, कई बार जो खिटखिट रहती है, मानसिक अशांति रहती है, उससे हम निजात पा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मैं एक विशेष बात और आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने अभी अनुभव किया, आगे किस प्रकार आप इसे कंटिन्यू करना चाहेंगे? देखिए, ये तो मेरा पहला ही साक्षात्कार था इस ऑर्गेनाइजेशन के। इसके बाद मुझे बताया गया कि जहाँ मैं रहती हूँ उसके पास ही लोधी रोड में, दक्षिणी दिल्ली में रहती हूँ, वहीं पे इसके केंद्र हैं। हमने यहाँ पे नंबर भी लिया है और मैं जाते ही वो 7 डेज़ कोर्स के लिए अपना एनरोलमेंट कराऊंगी और ये भी चाहूँगी कि अगली बार मैं यहाँ अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ आऊँ। बहुत अच्छा। और आप जहाँ कार्यरत हैं, जैसे आपने कहा कि दिल्ली नगर निगम जो है वो भी एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है, बहुत बड़ा भाग है, बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो क्या वहाँ भी लोगों में जो तनाव है, लोगों में जो मानसिक परेशानियाँ हैं, तो वहाँ भी क्या इस प्रकार के कार्यक्रम आप रखवाना पसंद करेंगे? जी, एक्चुअली मैं इस क्षेत्र में अभी आई हूँ और हेल्थ में मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ही डील करूँगी, तो ये काफ़ी संभव है। ये 7 डेज़ कोर्स करने के बाद मैं ब्रह्म कुमारीज़ को कॉन्टैक्ट करके अपनी नर्सेज, अपने फार्मासिस्ट, मतलब जो टेक्निकल लेवल पे लोग काम करते हैं, उनसे अपने स्कूल के बच्चों के लिए, अपनी टीचर्स के लिए, बच्चों की माँओं के लिए, क्योंकि जो हमारे स्कूल्स हैं वो लोअर मिडिल क्लास को ही केटर करते हैं, पहली से लेके 5वीं तक शिक्षा होती है, तो उन एरियाज़ में भी ये क्लासेस कराई जा सकती हैं। बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि वो चूँकि उनकी माएँ अधिकतर, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास है, अर्निंग भी शायद ना करती हों और पढ़ाई में भी ज़्यादा ना पढ़ी हों, तो उनके लिए भी मुझे यहाँ से पता चला कि ऐसे कोर्सेज होते हैं जो वहीं जाके उनको बताया जाए। इसको करने से हो सकता है हमारे यहाँ लिटरेसी में एनरोलमेंट ज़्यादा हो, माएँ ज़्यादा पढ़ेंगी तो परिवार पूरा आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, जैसे आपने पहले भी कहा कि एक धुरी है, माँ तो एक धुरी है, और यदि एक माँ को हम शिक्षित कर देते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, क्योंकि जब वो शिक्षा के महत्व को स्वयं समझती हैं तो अपने बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करने का प्रयास करती हैं। आप जैसे प्राइमरी जो शिक्षण है वहाँ से भी जुड़ी हुई हैं, उसकी आप डायरेक्टर हैं, तो आप प्राथमिक लेवल पे भी, जैसे बच्चे हैं हमारे, कहा जाता है कि बच्चों के अंदर संस्कारों का यदि सिंचन हो बचपन से ही, तो वो आगे चल करके एक श्रेष्ठ नागरिक बनते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बच्चों में भी इस प्रकार की नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। जब मैं आज वापस आ रही थी, दीदी के साथ आ रही थी, उन्होंने मुझे बताया ये लोग कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें कोई शुल्क नहीं है, मतलब बच्चों को खेल कूद के अलावा ये शिक्षा भी देते हैं और बहुत सरल ढंग से देते हैं, सहज रूप में देते हैं, जो वो समझ सकें। तो अगर ये संभव है तो मैं ये कोशिश करूँगी कि अपने बच्चों के लिए, अपने स्कूल के बच्चों के लिए भी इस किस्म के कार्यक्रम हो, जिससे उन्हें नैतिक बोध डायरेक्टली बिगिनिंग से ही हो और आगे जाके वो अच्छे नागरिक बन सके। चलिए, आपके प्रयास बहुत सुंदर हैं और एक बहुत सुंदर विचार आप लेके जा रही हैं। एक इनलाइटन हुई हैं तो इतने सारे लोगों को इनलाइटन करने का आपका जो संकल्प है, सचमुच बहुत साधुवाद की पात्र हैं आप। मैं एक विशेष बात, जो कि महिलाओं के आप वर्ग में और इस सेमिनार में आई थी, तो महिलाओं के ऊपर जो आज बहुत ज़्यादा कहे जाए अन्याय हो रहे हैं या अत्याचार हो रहे हैं, या हमें बहुत सारे केसेस सुनने को मिल रहे हैं। हमें लग रहा था कि 16 दिसंबर की जो घटना थी उसके बाद से शायद ये घटनाएं थम सी जाएंगी, क्योंकि लोगों के मन में बहुत ज़्यादा एक आवेग था और लोग इसके विरुद्ध खड़े हो गए थे। तो हमें ऐसा लगा था कि शायद अब कुछ थमे, अब थोड़ा परिवर्तन आए, लेकिन देख रहे हैं कि दिनों दिन ये घटनाएं, जो बलात्कार की घटनाएं हैं या फिर डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि इसका कारण क्या है और कैसे हम इसका निदान कर सकते हैं? रुपेश भाई, देखिए, मुझे ऐसा महसूस होता है
कि जैसा हम घर में देखते हैं वैसा हम बिहेव करते हैं। आई कुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, पर जिन लोगों को इस किस्म के काम करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये अधिकतर वही लोग होते हैं जो महिलाओं की इज्जत नहीं करते। इज्जत नहीं करते कहने का मतलब हो सकता है कि उन्होंने बचपन से ही अपने घरों में अपनी माताओं, अपनी बहनों की इज्जत होते हुए देखी ना हो। जैसे उनकी माएँ हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी माँ उन्हें हो सकता है उनकी बहनों को, अपनी बेटियों को अपने बेटे के सामने कभी प्राथमिकता ना दी हो। उनको ये लगता है ये भोग की वस्तु है। दे नेवर रिस्पेक्ट देम। वो अपने साथ उस लेवल पे, इक्वालिटी की लेवल पे उनको ट्रीट नहीं कर पाते, चूंकि उनके मन में कुछ ऐसा अपने अंदर इन्फीरियॉरिटी है, इसलिए वो महिला को दबाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है नारी जैसे नारी सशक्त होगी, उनकी माँओं को, जैसे अधिकतर ये देखा गया है कि स्लम्स में इट कुड नॉट बी ज़रूरी नहीं कि वहीं के लोग ऐसा करते हों। अगर उनकी माएँ ये समझें कि मेरी बेटी भी मेरे बेटे के बराबर ही इम्पॉर्टेंट है, और बल्कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो दूसरे घर में जाके एक नए परिवार को संभालेगी, तो हो सकता है लड़कों को बचपन से इसी किस्म का ज्ञान मिले, इसी किस्म की उनकी इंटेंशन हो, पॉजिटिविटी हो घर में। पति आते हैं, अपनी वाइफ को मारते हैं, तो उनको लगता है कि विमेन आर रियली मेंट फॉर ओनली दिस। इस किस्म का परिवेश रहता है, इस किस्म की धारणा रहती है, भ्रांति होती है, इसलिए वो इसके करती हैं। तो ये किस्म के कार्यक्रम उसके लिए बहुत अच्छे हैं जी, क्योंकि माएँ खुद जब तक उस लेवल पे नहीं आएंगी, वो खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगी, तो वो क्या अपने बच्चों को ये समझाएंगी कि तुम महिला की रिस्पेक्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ भी बच्चों के अंदर ये जो एक भेदभाव वाली बात आ जाती है, लड़के और लड़की में भेदभाव की बात आ जाती है, वो ना हो, और माएँ बचपन से ही लड़कों को ये जरूर समझाएं कि जो नारी शक्ति है उसका सम्मान करना सीखें, ये भाव उनके अंदर पैदा करें, और बच्चियों के साथ भी बहुत सुंदर और श्रेष्ठ व्यवहार करें। ये ना सोचें कि ये तो पराया धन है, दूसरे के घर जाएगी तो उसे थोड़ा कम और लड़कों को ज्यादा वैल्यू दी जाए। अन्यथा हम फिर एक पुरुष प्रधान समाज जो है उसकी मानसिकता कहीं ना कहीं हम उस बच्चे के अंदर डालते हैं, और आगे चल करके वही फिर इस प्रकार के घिनौने कृत्यों को, मतलब दबाने की प्रवृत्ति ना हो, इक्वालिटी की मंशा हो, तब ऐसा। क्योंकि हम अपने घर में देखते हैं, हम बेटी बेटा कुछ अंतर ही नहीं होता, लेकिन जहाँ मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, जहाँ ऐसी लोगों में इंटेंशंस होती है, जहाँ इस तरह की भ्रांतियाँ होती हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अलका जी, जो मीडिया में आज परोसा जा रहा है, मीडिया के माध्यम से परोसा जा रहा है, इंटरनेट के द्वारा बहुत सारे बच्चे जो देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कहीं ये भी तो एक कारण नहीं बन रहा है जो महिलाओं के प्रति जो एक कहा जाए कि उसको एक भोग की वस्तु के रूप में, एक शो पीस के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है? तो आपको नहीं लगता कि ये भी कहीं ना कहीं कारण बन रहा है? आप देख रहे हो कि बहुत सारे अश्लील गीत आजकल आते हैं, उन सबको देख के भी कहीं लड़कों के मन में ये चंचलता पैदा हो रही है? आप सही कह रहे हैं। एवरीथिंग इज वेरी रेडिली अवेलेबल। बच्चे रात देर देर तक नेट पे देखते हैं, क्या देखते हैं माँ बाप को पता ही नहीं होता जी। इसलिए हो सकता है इस बात को बढ़ावा मिले, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो ये स्पिरिचुअलिटी की शिक्षा है यही हमें मदद करेगी। मतलब अगर लोअर लेवल से, अर्ली लेवल से ही हम उनको ये शिक्षा दें तो दे नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, वेयर टू स्टॉप। मतलब आप कुछ भी पिक्चरों में देख रहे हैं वो आपको थोड़ी देर के लिए भ्रमित भी कर सकती हैं, लेकिन यदि आपका विजन क्लियर है, यदि आपका थॉट्स क्लियर हैं, तो आपको पता है ये केवल थोड़ी देर के लिए देख रहे हैं या पिक्चर देख रहे हैं, ये वास्तविक जीवन में नहीं करना है। और फिर आपको ये भी क्लैरिटी है कि मुझे देखना क्या है और मुझे क्या नहीं देखना है। मतलब हम दोषारोपण करने की बजाय, ये कहने की बजाय कि मीडिया ये सारी चीजें परोस रहा है, हम क्यों ना उन बच्चों के अंदर ही ऐसी नैतिक राइट एंड रॉन्ग की बात, भावना, क्लैरिटी उनको बचपन से हो। मतलब मीडिया ये कर रहा है, पिक्चर सिनेमा ये कर रहा है, सरकार ये नहीं कर रही है, वो सब ठीक है, पर हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। मतलब मैं अपने बेटे को अगर ये नहीं समझा पा रही कि तुम्हें इस लड़की की इज्जत करनी है, ये तुम्हारे साथ जा रही है, बल्कि लड़की को ऐसा भाव हो कि ये लड़का मेरे साथ पढ़ता है, ये मेरी रक्षा करेगा, लेकिन वो नहीं है। मतलब इस किस्म की भावना पैदा हो गई है। बिल्कुल। फ्रेंडशिप बहुत हो, मतलब हेल्दी फ्रेंडशिप हो, कि जो नैतिकता नीचे तक
गंद चला गया है वो नहीं होगा, और वो तभी होगा जब बच्चे ये समझ पाएंगे। बच्चे कैसे समझ पाएंगे? जब उन्हें इस तरह का ज्ञान हम दे पाएंगे। बिल्कुल, तो एक व्यक्तिगत स्तर पर परिवर्तन की बिल्कुल। आवश्यकता है। एक तो माता पिता भी इसकी जिम्मेवारी लें कि अपने बच्चों के अंदर ऐसे नैतिक संस्कार डालें। स्कूलों में भी शिक्षक जन भी अपने अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हमें अपने बच्चों के अंदर इस प्रकार के संस्कार डालने हैं। और मूल बात, आपको क्या लगता है, आप शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़ी हैं, उस पर कार्य कर रही हैं, यदि हमारी शिक्षा नीति में ही हम मूल्यों का समावेश करें, आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश करें, तो बचपन से ही बच्चा इन संस्कारों को सीखता सीखता बड़ा होगा, तब वो समझ पाएगा कि हाँ ये गलत है, ये सही है, और वो सही की ओर बढ़ पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब आध्यात्मिक शिक्षा को मुझे ऐसा लगता है आज के परिवेश में वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए जी। बहुत ओपन एटमॉस्फेयर हो, ये नहीं कि ये लड़की है तुम्हें बात नहीं करनी, बिल्कुल बात करो, ओपननेस से बात करो। जब ओपननेस होगी तभी इस तरह की विकृत भावना मुझे लगता है नहीं आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक प्रकार से हम भले ही खुले विचारों के हों और साथ ही हमारे अंदर एक समझ भी अवश्य विकसित मतलब वेयर टू स्टॉप। बिल्कुल ओपननेस होगी तो मुझे रुपेश भाई लगता है ये चीजें नहीं होंगी। जी जी जी, एक मुझे बहुत अच्छी बात याद आ रही है। एक बार एक एक्सीडेंट हुआ तो एक छोटा सा बच्चा, माता पिता की डेथ हो गई, एक छोटा बच्चा बस बच गया उसमें, तो गाँव वालों ने उसे पाला और पालने के बाद उसे स्कूल पढ़ने के लिए उन्होंने शहर में भेज दिया। 20 साल लगभग बीत गए। अब गाँव वालों को लगा कि अब चल के देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, तो वो बच्चा जेल में था। तो ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला, हमने केवल बच्चे को ये सिखाया था कि हाउ टू वॉक, लेकिन हमने ये नहीं सिखाया वेयर टू वॉक। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम सचमुच चलना तो सिखा रहे हैं, लेकिन चल के जाना कहाँ है, शायद इस चीज़ का अभाव है। इसीलिए मैं शिक्षा नीति की बात अलका जी आपसे कर रहा था कि कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा नीति में यदि इस नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश सरकार करे या शिक्षा नीति बनाने वाले करें, तो बहुत हद तक हम इन समस्याओं से जो आज हो रही हैं उनसे मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। तो मैं विशेष करके ये जो हमारी चर्चा चल रही है उसमें एक चर्चा और आपसे करना चाहूँगा कि महिलाएं जो आज कामकाजी हैं, आप भी कामकाजी महिलाएं हैं, तो वो भी आपको देख रही हैं, तो एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है तब जब परिवार और अपने कामकाज दोनों के बीच सामंजस्य बिठाना होता है। तो मैं आपका अनुभव जानना चाहूँगा उन तमाम हमारी बहनों माताओं के लिए जो कामकाजी हैं, आप कैसे ये बैलेंस बना के रखते हैं? देखिए रुपेश भाई, मेरे ख्याल से मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरे सास ससुर शुरू से ही मेरे साथ, मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ के एक नए परिवेश में आई हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड यहाँ पोस्टेड नहीं थे, तब मैं केवल अपने सास ससुर के साथ ही रहती थी। लगभग 2 साल हम रहे। मेरे हस्बैंड नहीं भी होते थे तो भी मैं सास ससुर के साथ दिल्ली के बाहर भी घूमने जाती थी, तो मुझे कभी परेशानी नहीं आई। लेकिन मैं देखती हूँ और घरों में भी देखती हूँ, कभी हमारे घर में भी थोड़ी खटपट हो जाती है, लेकिन लड़ाई कभी नहीं हुई। दैट वे आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया। लेकिन सामंजस्य बिठाने की जैसे आप बात कर रहे हैं, ये कोर्स उसमें भी मदद करता है। इट हेल्प्स अस इन हैविंग ए स्वीट रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड, विद योर, आपके पति के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके सास ससुर के साथ। मतलब अगर सपोज वो बोल रहे हैं तो तुम चुप हो जाओ। बड़े हैं, हमारे माँ बाप भी हमें डांटते हैं, उस समय चुप हो जाओ। शांत वातावरण में उनको बाद में बता सकते हैं, लेकिन अगर ना भी बताएं तो क्या फर्क पड़ता है। अगर वो हमें कहते हैं कि तुम स्कर्ट ना पहन के सूट पहनो, तो क्या प्रॉब्लम है? कहने का मतलब अगर हमारी मानसिकता थोड़ी इस किस्म की होगी कि हम एडजस्ट कर पाएं और एडजस्ट करने में हमें परेशानी ना हो। जैसे हम घूमने जाते हैं, मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाती हूँ तो मैं जीन्स भी पहनती हूँ, स्कर्ट्स भी पहनती हूँ, विदाउट स्लीव्स भी पहनती हूँ, घर में भी रहते हैं। और अगर ऐसा चाहे, वो मुझे बिल्कुल रोक टोक नहीं करते। अगर ना चाहे तो पहने में मुझे नहीं लगता कि मुझे उनसे लड़ना चाहिए। एग्जैक्टली, वो रिजिडिटी अपने अगर व्यवहार में ना हो, और वो भी अपने व्यवहार से हटाने में ये सहायक होगी, क्योंकि लगेगा कि ये तो बड़ी बेमानी सी बातें हैं। मतलब इतना ऊंचा लेवल हम अटेन कर लेते हैं, जो मैंने अभी नहीं किया। हम करने की सक्षमता हमें ये तो पता चला कि हम इतने पावरफुल हैं कि ये सब बातें तो बिल्कुल बेवजह है, इन पे अपना दिमाग खर्चना, एनर्जी खर्चना यूजलेस है। जी जी जी, आपने यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में आके भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, आपके जीवन में भी बहुत सारे अनुभव हैं। तो जो हमारी बहनें और माताएं विशेष करके ये कार्यक्रम देख रही हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं रुपेश भाई यही कहना चाहूँगी, इसमें यह है कि दफ्तर में भी आपसे 100% काम लिया जाएगा और घर में भी।
अब मुझे ऐसा लगता है कि हम महिलाओं में वो शक्ति है कि हम मल्टी फेसेट रोल अदा कर सकते हैं। पुरुष शायद उतना सक्षम ना हो, लेकिन खुश रहना अपने हाथ में है। लड़ाई झगड़ा करके टेंशन पाना अपने हाथ में है। अपने परिवार के साथ अच्छे रिलेशंस रहेंगे, वही दफ्तर में आपकी सहायता करेंगे। मुझे ऐसा लगता है इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम ए हैप्पी, रियली हैप्पी आप फील नहीं कर रहे हैं परिवार में, तो इसका असर आपके कार्यालय में दिखता है, लोगों को पता चलता है। जब मेरे कमरे में लोग आएँ तो मैं ये चाहती हूँ कि उनको शांति लगे। दे शुड फील दैट अगर उनकी समस्या का मैं समाधान नहीं भी कर पा रही हूँ तो उनको मेरे पास आके एक सुकून मिला, एक शांति मिली, एक खुशी मिली। इसी तरह बच्चों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी पॉजिटिविटी अपने अंदर लाऊं कि मैं जो चाहती हूँ वो बच्चा कर पाए, क्योंकि उनको लगे कि जो माँ कह रही है उसमें मेरा भला है। इसी तरह अपने कुलीग्स के साथ इसी तरह क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ जो कि काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपने जीवन में समावेश करेंगे तो शायद जीना और भी आसान हो जाए, कि एक्सपेक्टेशंस का लेवल थोड़ा कम करिए। एक्सपेक्टेशंस कम होंगी, पॉजिटिविटी होगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आगे का जीवन बहुत सहज हो जाएगा, बहुत सुगम हो जाएगा और बहुत खुश हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आपने बहुत सुंदर संदेश हमारे सभी दर्शकों को दिया है, विशेष करके हमारी बहनों को, माताओं को, और आपने सारी मूल्यों की बात कही है। और इन मूल्यों को अवश्य ही उनके जीवन में होगा ही, और जो चीज़ें शेष रही होंगी उन्हें अवश्य वो धारण करेंगे, उनका भी जीवन श्रेष्ठ और बहुत ही महान बनेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्टूडियो में आप हमारे साथ आएँ और अपने अमूल्य विचार हमारे दर्शकों के साथ बांटें। थैंक यू सो मच रुपेश भाई। दोस्तों, कहा जाता है कि कोमल है, कमज़ोर नहीं, तो शक्ति का नाम ही नारी है। सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। नारी शक्ति महान शक्ति है, हम सब मिलकर उनका सम्मान करें। नारी जहाँ भी है, माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है, सम्मान की पात्र है। और कहा भी जाता है कि नारियों की पूजा जहाँ होती है, देवताओं का भी वास वहाँ होता है। तो हम सब एक सुंदर श्रेष्ठ समाज का निर्माण करें, एक सभ्य समाज का निर्माण करें, जहाँ महिलाओं के ऊपर किसी भी प्रकार का आक्रमण ना हो, वो स्वयं को सुरक्षित समझें। हमारे देश की तो सभी नदियों के नाम भी माताओं और बहनों के नाम पर ही है, सभी फूलों के नाम भी बहनों और माताओं के नाम पर ही है, सभी देवियों को आप देखते हैं, वो सब भी हम सबको जीवन देने वाली हैं, धन देने वाली हैं, बुद्धि देने वाली हैं। तो नारी शक्ति का हम सब मिलकर सम्मान करें तो समाज, देश सचमुच बहुत विकसित होगा और हम सब पुनः अपने देश को आध्यात्मिक गुरु बना पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप इन बातों पर अमल करेंगे। एक मुलाकात में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।